फ्रेंड्स आज छोटा चैप्टर डाला है, लेकिन कल 2 घंटे का वीडियो डाल दूंगा, लेकिन लाइक और कमेंट होना चाहिए। पार्ट 31 to 36। यहां तो बड़ा हंगामा मचा है। दो लंबे चौड़े मर्द मिलकर एक कमजोर लड़की को तंग कर रहे हो। रुद्रांश बर्तन धोकर किचन में आया तो यही सीन देखा। रुद्रांश की बात सुनकर वो दर्शक और नेटिजन्स जो अभी तक नताशा रणवीर युवराज की एक्टिंग में फंसे थे, अचानक सचेत हो गए। लाइव चैट में आवाजें उठीं। रुद्रांश सही कह रहा है। हां, श्रुति ने ये नहीं बताया कि उसे गाजर पसंद नहीं, पर इसके लिए रणवीर और युवराज का उसे यूं नीचा दिखाना सही है? अरे, मैं तो सच में बहक गया था। ये तो सीधा बुलिंग है। मुझे भी अभी तक लगा था कि रणवीर और युवराज सही है। वैसे नताशा की नजर जब कूड़ेदान में गाजर देखी तो बहुत डरावनी थी, और अगले ही पल वो बेचारा चेहरा बन गई। ये एक्सप्रेशन इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं? उसने जानबूझकर रणवीर और युवराज को अपने पक्ष में खड़ा किया ताकि श्रुति को दबाया जा सके। अब तक चुप बैठे श्रुति के फैन भी हिम्मत जुटाकर पलटवार करने लगे। वाह, एक सुपरस्टार और एक टॉप सिंगर होकर भी दोनों नताशा के लिए इतना पक्षपात कर रहे हैं। ये तो सीधी बदमाशी है। नताशा सब कुछ प्लान करके कर रही है। इतनी नकली मीठी बातें और बनावटी एक्टिंग से क्या सबको बेवकूफ बना लेगी? रणवीर और नताशा को रुद्रांश से डर था, इसलिए उन्होंने भले ही मन बुरा माना, मगर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। युवराज पहले तो बोलने ही वाला था, लेकिन नताशा ने उसे तुरंत आंखों से इशारा किया, चुप रहो। युवराज भी चुप हो गया। तीनों को इस तरह बटेर के बच्चों की तरह सहमा देखकर श्रुति को पहली बार अच्छा लगा कि रुद्रांश की जुबान इतनी कड़वी है। उसने प्लेट चम्मच नीचे रख दिए और बोली, मेरा पेट भर गया, आप तीनों आराम से खाओ। श्रुति मानती थी कि पहले वो रणवीर के करीब आकर उसकी कंपनी का फायदा लेना चाहती थी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि अच्छा ही हुआ जो उसने दूरी बना ली। ऐसा भाई जो बहन को सही गलत देखे बिना सिर पर चढ़ा ले, उसकी गर्लफ्रेंड का तो जीना हराम हो जाएगा। नताशा अब तक चुप थी, पर खुद को रोक न पाई। उसने पूछा, रुद्रांश, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? वरना तुम हमेशा मुझे क्यों नीचा दिखाते हो? उसे लगता था गलती उसकी नहीं, बल्कि श्रुति की थी। मैं तो ओबरॉय परिवार की बेटी होकर एक छोटी मोटी अदाकारा के लिए नाश्ता बना रही हूं, और फिर भी वो गाजर कूड़ेदान में फेंक देती है। उसे पूरा यकीन था कि माही और रुद्रांश ने उसके खिलाफ पहले से बातें बनाई होंगी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि असली चालाक तो माही ही है। रुद्रांश ने उसे घूरा और ठंडी आवाज में बोला, अगर तुम सोना नहीं हो तो ये मत सोचो कि सब तुम्हें पसंद करेंगे। ज्यादा सोचोगी तो खुद ही वहम पालोगी। नताशा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने होंठ काटे और थोड़ा उत्तेजित होकर बोली, मैं वहमी नहीं हूं। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम मुझसे नफरत मत करो। रुद्रांश, क्या तुम मुझसे इतनी बेरुखी से पेश आना बंद नहीं कर सकते? रुद्रांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नकली लोगों से एलर्जी है। अगर पास रहा तो शायद सीधे अस्पताल ले जाना पड़े। उसकी मुस्कान अब थोड़ी शरारती हो गई। उसने नताशा के दुखी चेहरे को गौर से देखा और बोला, अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना ही पड़ेगा, मिस नताशा। ये कहकर वो किचन से निकल गया। रुद्रांश के ये बोल सुनकर भले ही उसे राहत मिली हो, लेकिन बाहर सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीम फट पड़े। क्या रुद्रांश हद से नहीं बढ़ गया? हां, नताशा थोड़ी परेशान करने वाली है, पर वो सच में उसे पसंद करती है। मैं भी मानता हूं उसने ओवर किया। किसी की सच्चाई पर ऐसे पैर रखना ठीक नहीं। ये तो वैसे ही नकचढ़े लड़कों जैसा व्यवहार है जो कहते हैं ये लड़की मेरे लायक नहीं। कैसा अविकत जुबान वाला ई स्पोर्ट्स का भगवान। मुझे तो बस घटिया इंसान लग रहा है। नेटिजन्स में जमकर बहस छिड़ गई कि रुद्रांश सच में हीरो है या फिर बदतमीज। यहां तक कि एक ट्रेंड भी चल पड़ा, रुद्रांश की जहरीली जुबान नकली है, और ये देखते ही देखते ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर तक पहुंच गया। नताशा का गुस्से से बुरा हाल था। वो चाहती थी कि रुद्रांश को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन मजबूरी में उसे बेचारी और दुखी बनने का नाटक करना पड़ा। रणवीर और युवराज, जो उसके अंधभक्त बने रहते थे, हमेशा की तरह यही सोच रहे थे कि रुद्रांश जरा भी जेंटलमैन नहीं है और उसकी बातें बहुत कड़वी है। वहीं श्रुति मन ही मन बेहद खुश थी। उसे लगा कि रुद्रांश ने बहुत अच्छा किया। अब उसे समझ आ गया था
कि नताशा जैसी बनावटी और चालाक औरत को सिर्फ रुद्रांश जैसा सीधा सपाट और जहरीली जुबान वाला इंसान ही ठीक से जवाब दे सकता है। ये तो औरतों की असलियत पहचानने का एक्सपर्ट है। जब उसने देखा कि रणवीर और युवराज फिर से नताशा को मनाने वाले हैं, तो श्रुति तुरंत उठकर किचन से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने कुछ गहरी सांसें ली और आंगन में खड़े हरे भरे पेड़ों को देखकर मन हल्का कर लिया। बिल्कुल सही कहा है पुरखों ने, आंखों से दूर तो दिल से भी दूर। दूसरी तरफ माही और उसके साथियों का ग्रुप उस पुराने कठपुतली कलाकार जोरावर के घर पहुंचा। वहां पहले से ही लोक संगीत मंडली के बुजुर्ग मौजूद थे और कुछ बच्चे भी मदद के लिए आए थे। थोड़ी बातचीत के बाद काम बांटा गया। बुजुर्गों और पुराने कलाकारों ने स्क्रिप्ट के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक और आवाज वेंट्रिलोक्विज्म की तैयारी शुरू की। वहीं माही और बाकी लोगों ने बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कठपुतलियों को कैसे चलाया जाता है। बच्चों ने पहली बार छाया नाटक देखा था। बस एक हाई स्कूल के लड़के ने इसे किताबों में पढ़ा था। सभी बच्चों को ये चीज बहुत दिलचस्प लगी। जब उनमें दिलचस्पी आई तो उन्होंने सीखना भी शुरू किया। माही और बाकी लोग पूरे मन से बच्चों को सिखाने लगे। आधे दिन में ही बच्चों ने कठपुतली चलाना सीख लिया। इत्तेफाक से उसी वक्त बुजुर्ग भी म्यूजिक और डायलॉग तैयार कर चुके थे। तो सबने सोचा कि अब मौका अच्छा है, बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर पहला छाया नाटक कर डालते हैं। गांव के सरपंच भी हालचाल देखने आए थे। वही पहले दर्शक बने नौझा और समुद्र का हंगामा नाम का छाया नाटक पूरा 1 घंटा चला। जैसे ही रोशनी बुझी और पर्दे से परछाइयां गायब हुई, सरपंच ताली बजाते खड़े हो गए। वो बार बार तारीफ कर रहे थे, डॉटरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। लोक मंडली के लीडर जोरवार ने गंभीर होकर पूछा, सच बताओ, इतना अच्छा था क्या? सरपंच हंसते हुए बोले, बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता पुराने दोस्त, तुम तो मुझे जानते हो। वही कठपुतली कलाकार ने भी मास्टर जोरवार की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने बच्चों के साथ पहली बार मिलकर इतना बढ़िया तालमेल बिठा लिया, कमाल कर दिया। सब गांव के ही लोग थे। सबको पता था कि मंडली का सपना है कि एक दिन टीवी पर आए। अब जब सच में मौका मिला था तो उनका उत्साह और घबराहट दोनों स्वाभाविक थे। माही ने भी मुस्कुराकर भरोसा दिलाया, गुरुजी, चिंता मत करो, आपकी मंडली इस शो में जरूर चमकेगी। क्योंकि ये परफॉर्मेंस प्रतियोगिता का हिस्सा भी था, इसलिए प्रोडक्शन टीम ने रिहर्सल का हिस्सा लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखाया। बस सरपंच की तालियों पर अचानक सीन दोबारा शुरू किया। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स गुस्से से फट पड़े। ये डायरेक्टर पागल है क्या? इतने अहम सीन पर कट लगा दिया। हद है, मेरा नौझा का नाटक वापस दो। लोग बुरी तरह कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन टीम के लिए टीआरपी सबसे ऊपर थी। उनकी नजर में दर्शकों की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती थी। नाटक खत्म होने के बाद माही और साथी जब घर लौटे तो उनके हाथों में ढेर सारी सब्जियां और फल थे, जो मंडली के बुजुर्गों ने जबरदस्ती पकड़ा दिए थे। जब वो कायरव के घर पहुंचे तो उसकी दादी ये देखकर हैरान रह गई। माही ने समझाया, तब जाकर दादी को चैन मिला। उन्हें डर था कि बच्चे शायद उनका आभार जताने के लिए खुद ये सब खरीद कर लाए होंगे। असल में तो रुद्रांश ने पहले ही उन्हें इतना बड़ा धन्यवाद दिया था कि वो घबरा गई थी। भले ही डायरेक्टर ललित ने इसे गरीब बच्चों की मदद बताकर बात संभाल ली थी, पर दादी जानती थी कि ये सिर्फ उनके बनाए खाने का रुद्रांश का शुक्रिया था। वो मदद तो ठुकरा नहीं सकी, लेकिन अंदर ही अंदर डरती थी कि कहीं ये लोग फिर से इस तरह कोई और बड़ा एहसान न कर दें। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। पार्ट 37। पिछली बार जब रुद्रांश ने नताशा का मजाक उड़ाया था, उसके कुछ ही दिन बाद रुद्रांश की जहरीली जुबान झूठी है, वो जानबूझकर लोगों को आहत करता है वाले ट्रेंड पर अचानक रुद्रांश की कंपनी श्रीवास्तव कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आ गया। उस जवाब में कोई फालतू सफाई नहीं थी, बस एक रिपोर्ट का लिंक था जिसमें रुद्रांश और नताशा का जिक्र था। जिज्ञासा में नेटिजन्स ने तुरंत लिंक पर क्लिक किया। शीर्षक देखते ही सब चौंक गए। आखिर क्यों ओबरॉय परिवार की बेटी बाहर से मुस्कुराकर नए कलाकारों का स्वागत करती है और पीठ पीछे उनकी बुराई करती है? ये रिपोर्ट पिछले साल मार्च की थी,
उस वक्त रुद्रांश ने स्पोर्ट्स छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। वो तब बिल्कुल नया था। किसी को नहीं पता था कि वो श्रीवास्तव परिवार का सबसे बड़ा पोता है। वो बस छोटे मोटे शो में गेस्ट बनकर जाता था, जहां ज्यादातर नए कलाकार ही आते थे। इन्हीं शोज में उसकी पहली मुलाकात नताशा से हुई, जो उस वक्त भी ओबरॉय परिवार की बेटी और स्वराजली की प्रिंसेस जैसे टैग्स के साथ आई थी। असल में नताशा उस मिड लेवल शो में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि इंटरनेट पर फेम पा सके। प्रोडक्शन टीम भी जानती थी कि नताशा को लॉन्च करना है, इसलिए शो का पूरा फोकस उसी पर रखा। बाकी गेस्ट के हिस्से बहुत कम सीन आए। मगर उसी शो में नताशा की नजर रुद्रांश पर पड़ी और वो उसके पीछे पड़ गई। शो का एक सेगमेंट था, जिस गेस्ट को पसंद करते हो उससे इजहार करो। नताशा को स्क्रिप्ट के हिसाब से एक पॉपुलर सीनियर को चुनना था, लेकिन उसने स्क्रिप्ट तोड़ दी और सीधा रुद्रांश से इजहार कर दिया। उससे भी आगे बढ़कर जब होस्ट कैमरा लेकर उनकी फोटो खींच रहा था तो गो टू फर्स्ट पेज 25%। नताशा ने रुद्रांश का हाथ पकड़ लिया। रुद्रांश ने साफ मना किया, फिर भी उसने जबरदस्ती उसका कंधा पकड़कर सिर टिकाने की कोशिश की। रुद्रांश ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया तो नताशा का चेहरा बिगड़ गया। उसने सबके सामने कह दिया, मेरा पसंद करना ही तेरे लिए इज्जत की बात है, एहसान मान और अकड़ मत दिखा। भले ही रुद्रांश नया था और उसके हिस्से ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बाकी लड़कों से कहीं आगे थी। कई दर्शक उसी से प्रभावित होकर उसके फैन बन चुके थे। इसलिए जब नेटिजन्स ने देखा कि नताशा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर भी उसी को नीचा दिखा दिया, तो गुस्से में सब नताशा और शो की टीम के पेज पर जाकर इंसाफ मांगने लगे। मगर नतीजा उल्टा हुआ। उनके सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। फिर थोड़े समय बाद जब सबको पता चला कि रुद्रांश श्रीवास्तव परिवार का सबसे बड़ा पोता है, तो नताशा ने अगले ही दिन सोशल मीडिया पर उसकी फोटो टैग करके डाल दी। फोटो के साथ उसने ऐसी लाइनें लिखी कि लोग समझे दोनों अच्छे दोस्त हैं। इससे गुस्साए नेटिजन्स ने यह रिपोर्ट लिखी और पैसे खर्च करके इसे बड़े ब्लॉगर से पब्लिश करवाया। अब जब कंपनी ने दोबारा ये रिपोर्ट सामने रखी तो पुरानी बातें सबको याद आ गई। लोगों का गुस्सा फिर से भड़क उठा। ये तो हद है, नताशा हमें बेवकूफ बना रही थी। मैं तो सच मान बैठा था कि रुद्रांश ही गलत है। असल में नताशा को रुद्रांश की हैसियत पर नजर थी। वही वजह है कि वो पीछे पड़ी थी। जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज हुई, सबकी नजरें नताशा पर टिक गई। भले ही करण ओबेरॉय ने तुरंत पीआर शुरू किया, मगर नताशा की छवि इतनी बुरी तरह टूटी कि उसकी बदनामी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। नताशा के सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर पहले 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके 5वें हिस्से फॉलोअर्स गायब हो गए। अब बस 2 मिलियन के थोड़े ऊपर ही बचे। सिर्फ यही नहीं, कई ब्रांड्स जिनके साथ नताशा की डील चल रही थी, उन्होंने भी फोन करके साफ कहा, अगर स्वराजली एंटरटेनमेंट जल्द ही नताशा की इमेज नहीं संभालता तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। यहां तक कि जिन इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ स्वराजली.एंटरटेनमेंट ने बड़ी मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट 2/4 50% करवाया था, वो भी रद्द हो गए। करण ओबेरॉय ने बहुत बार कॉल करके उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, नताशा के साथ काम करना रिस्की है। और तो और उन्होंने स्वराजली एंटरटेनमेंट के बाकी कलाकारों को भी नहीं चुना, बल्कि उन्होंने जाकर आशियाना एंटरटेनमेंट के कलाकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। आशियाना ने तो इस मौके को और भुनाया। चुपचाप पैसे गिनने के बजाय उन्होंने पब्लिकली ट्वीट किया, ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदा और जश्न मनाया। पूरे इंडस्ट्री को एक झटके में पता चल गया कि स्वराजली एंटरटेनमेंट का पका हुआ मुर्गा उड़कर आशियाना एंटरटेनमेंट के बर्तन में जा गिरा। करण ओबेरॉय गुस्से से दांत पीस रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि आशियाना एंटरटेनमेंट ये सब रुद्रांश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आने वाले समय में श्रीवास्तव परिवार का वारिस है।
मगर स्वराजली एंटरटेनमेंट कर भी क्या सकता था। आशियाना डॉट एंटरटेनमेंट को श्रीवास्तव कारपोरेशन का सपोर्ट था और ओबरॉय परिवार, उनकी हैसियत बस नैन वेले से अपस्टार्ट जैसी थी। उन्हें श्रीवास्तव परिवार से टकराने की औकात ही नहीं थी। करण ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, इसे हम श्रीवास्तव परिवार को इस देने जैसा मान लेते हैं। उनका असिस्टेंट सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन मही मन सोच रहा था। इस्त कहा, असल में तो आप कमजोर को दबा रहे हो और ताकतवर से डर रहे हो। उधर करण की टेंशन से उलट शो में बाकी लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। रात के खाने के बाद जब माही और बाकी लोग आंगन में लौटे तो उन्होंने हैरानी से देखा रणवीर नताशा को सीने से लगाए खड़ा था और उसके हाथ की उंगली अपने मुंह में दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा इतना अजीब था कि सब ठिठक गए। भाई बहन के बीच इतनी नजदीकी। दीप्तांश खुद को रोक न सके और बोल पड़े, अब इस बार नताशा को क्या हो गया? असल में थोड़ी देर पहले नताशा बर्तन धो रही थी और गलती से प्लेट गिराकर तोड़ दी। टुकड़े उठाते वक्त उसकी उंगली कट गई। युवराज ने भौहें चढ़ाकर कहा, श्रुति तो बैंडेड लेने गई है, पहले घाव को साफ करके पट्टी करनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी इस अजीब हरकत पर टूट पड़े। खून 3/4, 75%। रोकने का ये कौन सा तरीका है? दिमाग तो ठीक है? नहीं, मैंने साफ देखा नताशा ने ही अपना हाथ रणवीर के मुंह पर रखा था। हां, मैंने भी देखा, जैसे उसने ये कई बार पहले भी किया हो। ये तो हद है, भाई बहन होकर इतनी इंटीमेसी। मेरा पति भी कभी मेरा खून ऐसे नहीं रोकता। भले ही नताशा और रणवीर के फैंस सफाई देने आए, लेकिन इतने सारे लोगों की आंखों के सामने हुआ सीन वो कैसे झुठला सकते थे? धीरे धीरे उनके पास भी कोई जवाब नहीं बचा। आंगन के दरवाजे पर खड़ी माही और बाकी लोग ये सब देखते रह गए। आखिरकार जब श्रुति बैंडेड लेकर आई तभी वो अंधा कर देने वाला सीन खत्म हुआ। फिर रणवीर ने बड़े नाजुकपन से नताशा का घाव साफ किया और पट्टी लगाई। माही ने ऊबकर नजर फेर ली और कमरे में लौटने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर श्रुति पर पड़ी। वो नताशा और रणवीर की तरफ देखते हुए आंखें घुमा रही थी। माही ने भौहें उठाई। मतलब साफ था, इस टीम के अंदर भी सब एक दूसरे से खुश नहीं है। कम से कम श्रुति को तो नताशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। नोट: साफ देख रही हूं कि लोगों, कुछ पढ़ी ही नहीं चैप्टर पूरे चाहिए पर कुछ टाइम भी नहीं कमेंट करना का जीओडी नाइट। 4/4, 100%। चैप्टर 38। उस रात माही जल्दी सो गई थी, लेकिन आधी रात को आंगन से किसी के उल्टी करने की आवाजें आ रही थी। वो बाहर आई तो देखा रणवीर ओबेरॉय कूड़ेदान को पकड़कर पत्थर की बेंच पर बैठा उल्टियां कर रहा था। कुछ देर उल्टी करने के बाद भी उसका जी घबरा रहा था और वो रुक रुक कर खांसता जा रहा था। माही कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, फिर शोर ज्यादा होने पर उसके पास गई। उसने रणवीर का हाथ पकड़कर नाड़ी टटोली और बोली, तुमने कुछ गलत खा लिया है, हल्का सा फूड पॉइजनिंग है। अचानक उसकी कलाई पर छुआ और आवाज सुनकर रणवीर चौंक गया। अगर ये कोई और वक्त होता तो वो जरूर चिल्लाता, लेकिन इस बार माही का शांत और बेपरवाह चेहरा देखकर वो कुछ कह ही न सका। आखिरकार उसने धीमे से कहा, थैंक यू। माही को उसके शुक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस सिर हिलाया और पूछा, आज खाया क्या था? रणवीर ने याद करते हुए कहा, नताशा ने मशरूम वाला चिकन बनाया था रात को। मशरूम? माही थोड़ी देर सोच में पड़ी, फिर बोली, बचा हुआ खाना कहाँ है? रणवीर ने ईमानदारी से जवाब दिया, फेंक दिया। स्वाद अच्छा नहीं था, मैं ही थोड़ा खा गया था, बाकी किसी ने नहीं खाया। माही ने लंबी सांस ली। चलो गांव के डिस्पेंसरी चलते हैं, चेकअप करवा लो। रणवीर ने सिर हिलाया और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पत्थर की मेज से टकराते कराते बचा। शर्मिंदगी से बोला, मेरे पास ताकत ही नहीं है। माही ने उसकी हालत देखी, पर ज्यादा मदद करने का मन नहीं हुआ। उसने बस सोचा कि साथ चल दूंगी ताकि वो डॉक्टर तक पहुंच जाए। वो ओबरॉय परिवार के लिए कोई भावनाएं नहीं रखती थी, सिवाय अपने बड़े भाई के लिए।
तभी अचानक किसी ने मजबूत बाहों से रणवीर को उठा लिया और पीठ पर लाद लिया। रणवीर चौंक कर हवा में झूल गया और सामने वाले की गर्दन कसकर पकड़ ली। फिर गुस्से से बुदबुदाया, रुद्राक्ष तुम क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने उसकी परवाह नहीं की और माही की तरफ देखा। चले, मुझे रास्ता नहीं पता डिस्पेंसरी का। माही, तुम आगे चलो। माही ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। गांव की डिस्पेंसरी असल में एक किसान का घर था। बूढ़ा डॉक्टर पहले कस्बे के अस्पताल में नौकरी करता था, लेकिन अब रिटायर होकर गांव में ही लोगों का इलाज करता था। सफेद बालों वाला डॉक्टर ऐनक सीधा करते हुए बोला, ये मैं नहीं ठीक कर सकता। यहां के बड़े अस्पताल जाओ, टेस्ट होगा तभी सही दवा मिलेगी। रणवीर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, नताशा यहां अकेली है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर, आप बस कोई दवा दे दीजिए, मैं जवान हूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ सामने खड़ा हो। तुम्हें हल्का जहर चढ़ा है और वो मशरूम की वजह से है। पता भी नहीं कौन सा मशरूम खाया और बस दवा खा लोगे? अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हो। रणवीर ने जिद पकड़ ली, मुझे भरोसा है, कुछ नहीं होगा, बस दवा दे दीजिए। मेरी बहन शो शूट कर रही है, अगर मैं चला गया तो वो दुखी हो जाएगी। ये सुनकर रुद्राक्ष से रहा नहीं गया। वो झुंझलाकर बोला, आंगन में इतनी देर उल्टियां की कि मेरा कमरा सबसे दूर होते हुए भी आवाज आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्यारी बहन नताशा को कुछ सुनाई नहीं दिया? माही ने भी शांत लहजे में कहा, मिशा और श्रुति तो सोते समय हमेशा ईयर प्लग्स लगाती है, इसलिए उन्हें बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन मैं 1 साल से नताशा को देख रही हूं, उसने कभी ईयर प्लग्स नहीं लगाए। रणवीर फिर अड़ गया तो युवराज और दीप्तांश को भी तो कुछ नहीं सुनाई दिया। रुद्राक्ष हंस पड़ा और बोला, तुम उनके रूममेट हो, खुद नहीं जानते क्या कि वो गहरी नींद में थे या नहीं? रणवीर ओबेरॉय अभी भी नताशा के लिए कोई बहाना ढूंढना चाहता था, पर माही ने उसे साफ शब्दों में रोक दिया। बस करो, मैं जाकर डायरेक्टर ललित से कहती हूं कि कार भेजें और तुम्हें अच्छे वाले हॉस्पिटल ले जाए, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। ये कहकर माही पलटी और पीछे देखे बिना चली गई। वो छोटे आंगन वाले मकान में लौटी और डायरेक्टर ललित को उठाकर सब बताया। ललित बहुत घबरा गया। अगर ओबरॉय परिवार का छोटा बेटा यहां बीमार होकर कुछ हो गया तो उसकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाती। लेकिन शो भी तो उसी के हाथों में था, इसलिए उसने तुरंत असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाया और बोला कि रणवीर को गाड़ी से अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। रणवीर को ले जाते ही डायरेक्टर ललित ने तुरंत ओबरॉय परिवार को फोन करके खबर दी। ओबरॉय परिवार का बंगला रोशनी से भर गया। विक्रम ओबरॉय तो बिजनेस ट्रिप पर थे, पर अरण्या डॉट जी ने बाकी बेटों को उठा दिया। वो परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। रणवीर का पेट तो बचपन से ही कमजोर है, इस बार कच्चे मशरूम खा लिए तो फूड पॉइजनिंग हो गई। अब क्या करें? फिर बोली, करण ओबेरॉय तुम अभी फ्लाइट बुक करो और अपने छोटे भाई को शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। उनका बड़ा बेटा आदित्य ओबरॉय कुछ बोलता उससे पहले करण बोला, मॉम क्यों ना मैं चला जाऊं? भैया तो अभी बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। असल में करण का मन था कि माही को जाकर सबके सामने सबक सिखाए। उसे लगता था कि अब जब माही की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और वो रुद्रांश जैसे स्टार से जुड़ गई है तो उसके तेवर और भी चढ़ गए हैं। आदित्य ने अपने चालाक भाई की तरफ देखा, फिर अपने असिस्टेंट को मैसेज करके टिकट बुक करने को कहा। खड़े होकर अपनी मॉम से बोला, ठीक है मॉम, मैं कपड़े बदल कर निकलता हूं। करण कुछ कहना ही चाहता था कि आदित्य की सख्त नजर देखकर चुप रह गया। भले ही वो सबसे बड़े भाई थे और सबको चाहते थे, लेकिन जब से माही घर लौटी थी वो बाकी भाइयों और नताशा के लिए उतने नरम नहीं रहे थे। बस करो करण, अपने भाई को जाने दो। अरण्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर माही को याद करके निराश चेहरा बनाया। इस बार माही ने सच में हद कर दी। उसने रणवीर और नताशा के लिए खाना तक नहीं बनाया। अच्छी तरह जानती थी कि दोनों को कुकिंग नहीं आती। तभी आदित्य जो सीढ़ियों नीचे उतर रहा था, उसने अपनी मॉम और भाई को माही की बुराई करते सुना। उनका माथा सिकुड़ गया और उन्होंने बीच में ही कहा, मॉम, माही भी ओबरॉय परिवार की बेटी है, आपको अपनों को छोड़कर दूसरों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर
अरण्या जी का गुस्सा और भड़क गया। आदित्य, कौन है यहां दूसरा? क्या नताशा? वो इतने सालों से हमारी बेटी है। तुम्हारे डैड और मेरे लिए कितनी फिक्रमंद रहती है। तुम सब भाइयों से भी कितनी करीब है। तुम उसे कैसे बाहरी कह सकते हो? आदित्य जी शांत लहजे में बोले, नताशा आपकी बेटी है, लेकिन माही भी आपकी ही बेटी है। फिर आप हमेशा नताशा का ही पक्ष क्यों लेती हैं? क्यों माही की भावनाओं को नहीं समझती? उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की और कहा, प्लेन 2 घंटे में उड़ान भरेगा। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं। रास्ते में कार में बैठा आदित्य सोचता रहा डॉट माँ, जो पहले कितनी दयालु थी और सब बच्चों को बराबर चाहती थी, अब माही के आने के बाद उससे दूरी बनाने लगी थी और नताशा पर और ज्यादा प्यार लुटा रही थी। जब उन्हें छोटे भाई से पता चला कि माही ने ओबरॉय परिवार से नाता तोड़ दिया है, तो उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक लंबी सांस छोड़कर खुद को हल्का महसूस किया, क्योंकि इस परिवार में माही और नताशा की लड़ाई में लगभग सब नताशा का ही साथ देते थे। दिल से तो आदित्य को अपनी बहन के लिए दर्द था, लेकिन बिजनेस ट्रिप्स की वजह से वो हमेशा उसके पास नहीं रह पाता। बस जब भी लौटते तो उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाते ताकि उसका मन हल्का हो जाए। उन्हें याद था जब माही पहली बार घर लौटी थी तो उसकी आंखों में अपने परिवार को पाने की कितनी चाहत थी। ये सोचकर उनका दिल कसक उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैं ही वो बड़ा भाई हूं जिसने अपनी बहन की रक्षा नहीं की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। चैप्टर 39। अरण्या जी गुस्से से बोली, मैं अभी माही डॉट को फोन करती हूं और उसे वापस बुलाती हूं। बड़े बेटा। आदित्य ओबेरॉय बिना पीछे देखे घर से निकल गए थे और अरण्या का गुस्सा और भड़क रहा था। करण ओबेरॉय ने अपनी मॉम को संभाला और कहा, मॉम शांत हो जाइए। माही ने तो परिवार से नाता तोड़ लिया है, वो शायद अब आपकी बात न माने। करण ने उन्हें बैठाया और चाय का प्याला पकड़ाया। अरण्या जी ने घूंट भरा और थोड़ी शांत हुई, लेकिन माही से नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नताशा को मैंने बचपन से ही बिगाड़ा है। अब मुश्किल से उसने कुकिंग सीखना शुरू किया है और शो में मेहनत कर रही है, पर माही तो हर जगह नताशा को टारगेट करती है। ये देखकर मेरा दिल दुखता है। उन्होंने गुस्से में करण का हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले माही मेरी कितनी फिक्र करती थी, मेरे लिए हर दिन दवाइयों वाला खाना बनाती थी। अगर मैं उसे कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं और उसे याद कर रही हूं, तो वो जरूर मान जाएगी और वापस आ जाएगी। फिर अगर हम उसे शो से थोड़ी देर रोक लें तो रणवीर और नताशा आराम से शूटिंग पूरी कर पाएंगे और शायद अपनी इमेज भी बचा लें। करण ने तुरंत हामी भरी, हाँ मॉम, ये बुरा आइडिया नहीं है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिला देंगे। चौथे भाई कार्तिक भी बोला, जब वो वापस आ जाएगी तो मैं अपनी नई वेब सीरीज में उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल दे दूंगा। मुख्य किरदार तो उसने पहले ही अपनी पसंदीदा बहन नताशा के लिए सोच रखा था। दोनों बेटों का सपोर्ट पाकर अरण्या जी बहुत खुश हो गई और तुरंत माही को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद मिला। उन्हें तभी याद आया कि शो के मेहमानों के फोन पहले ही जमा कर लिए गए थे। अरण्या जी ने डायरेक्टर ललित को फोन करने का सोचा, पर करण ने रोक दिया और कहा, मॉम अब देर हो चुकी है, सुबह कर लीजिएगा। मन ही मन परेशान होने के बावजूद नताशा की सुविधा के लिए अरण्या जी ने अगली सुबह फोन करने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही शो की शूटिंग शुरू हुई, डायरेक्टर ललित को अरण्या ओबरॉय का फोन आया। उसके बाद माही, जो नाश्ता बना रही थी, उसे डायरेक्टर ने बुला लिया। माही ने फोन उठाया तो स्क्रीन पर वही पुराना जाना पहचाना नंबर चमका। पहले जब वो ओबरॉय परिवार लौटी थी तो हर नंबर उसने याद कर रखा था। परिवार में से कोई भी उसे फोन करता तो उसका पूरा दिन खुशियों से भर जाता, लेकिन अब अरण्या जी का नंबर देखकर उसका पहला ख्याल था, फोन ऑन करो, रिकॉर्डिंग चालू करो और स्पीकर पर बात करो। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, अरण्या की आवाज आई, माही मैं हूं। उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी। उसे लगा कि माही ने फोन उठाकर साबित कर दिया है कि वो परिवार को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई है। शायद उस दिन जो गुस्से में बोली थी, वो बस ध्यान खींचने का तरीका था। यही सोचकर अरण्या सीधे बोली, माही जब से तुम घर से गई हो मैं बीमार सी रहने लगी हूं, रातों को नींद नहीं आती।
क्या तुम आज वापस आ सकती हो मुझे देखने? माही ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वापस आकर आपके लिए दवाइयों वाला खाना बनाने? उसकी बेरुखी ने अरण्या जी को एक पल सन्न कर दिया। असल में वो यही चाहती थी, पर जब माही ने खुद कह दिया तो सुनने में ऐसा लगा जैसे उसे सिर्फ एक कुक या नर समझा जा रहा हो। अरण्या ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, मेरा मतलब बस ये था कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। माही ने सीधा सवाल किया, तो असल में आपको मेरी याद नहीं आई? आपने बस इसलिए फोन किया क्योंकि आप बीमार हैं? क्या आपके लिए मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं जिसे जब चाहो बुला लो? दूसरी तरफ अरण्या का चेहरा लाज से उतर गया। भले ही माही ने बिल्कुल सच कहा, पर एक मां होने का अहंकार वो छोड़ नहीं पाई। माही, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बस ये सोच रही थी कि तुम काम में इतनी बिजी हो कि घर आने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा था कि आकर मुझे देख लो। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नौकरानी समझती हूं? शायद माही का रवैया बहुत ठंडा था, इसलिए आखिर में अरण्या जी ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें वापस आना ही होगा। उसी समय मिश, जो नाश्ता बनाने आई थी, दरवाजे पर खड़ी ये बातें सुनकर हैरान रह गई। वो तो सिर्फ माही को बुलाने आई थी, पर अरण्या जी के ये हुक्म देने वाले शब्द सुनकर उसका माथा सिकुड़ गया। माही ने उसे देख लिया और हल्का सा सिर हिलाकर फिर फोन पर बोली, अगर आप मेरी मां हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त रियलिटी शो की शूटिंग कर रही हूं और नताशा भी इसी शो की गेस्ट है। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट का नियम पता ही होगा, रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी गेस्ट बीच में शो छोड़ नहीं सकता, वरना डबल पेनाल्टी देनी पड़ती है। अरण्या को यह नियम अच्छे से मालूम था, लेकिन अपनी गोद ली हुई बेटी नताशा के लिए वो अपनी असली बेटी माही का भविष्य बिगाड़ने को भी तैयार थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह बस एक शो है, क्या मेरी सेहत उससे ज्यादा अहम नहीं है? तुम वापस आओ, फिर तुम्हारा दूसरा भाई करण तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स दिला देगा और तुम्हारा चौथा भाई कार्तिक अपनी नई वेब सीरीज में तुम्हें सेकंड लीड दे देगा। माही हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। सच में? मुझे नहीं यकीन। पहले भी करण भाई ने यही कहा था, जब उन्होंने मुझे स्वर्जली एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया, पर उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट मिला वो नताशा के बचे खुचे रोल्स ही थे। अब मैं आप लोगों की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। अरण्या ने फिर मनाने की कोशिश की, माही, मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूं। देखो, नताशा तुम्हारी बहन है, उसने सेट पर बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम ऐसे ही शूटिंग करती रही तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी, तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? घर आओ, करण तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स देगा। इस तरह तुम्हें और नताशा को एक ही रोल्स के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा। लोगों को भी लगेगा कि तुम दोनों बहनें कितनी समझदार और प्यार करने वाली हो। असलियत यह थी कि शो में नताशा का परफॉर्मेंस कमजोर था, लेकिन अरण्या जी को यह मानना मंजूर नहीं था। उसकी नजर में नताशा का फेल होना हमेशा माही की बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से था। माही अब और झूठ सुनने के मूड में नहीं थी। उसने सीधा कहा, तो असलियत यह है कि नताशा मुझसे मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए आपने यह बहाना बनाया है मुझे घर ले जाने का, है ना? उसका चेहरा शांत था, आवाज ठंडी, अरण्या जी, अब और दिखावा मत कीजिए। इतना मुश्किल है क्या सीधा सच कहना? और वैसे भी जब से आप सबने मुझे ढूंढ निकाला, आपने कभी पब्लिक में यह नहीं बताया कि मैं आपकी असली बेटी हूं। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं और नताशा बहनें हैं? मुझे याद है कार्तिक की नई वेब सीरीज की हीरोइन नताशा ही है ना? तो क्या आप फिर चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी की चमक बढ़ाने के लिए बस उसकी परछाई बनूं? स्पीकर फोन ऑन था। अरण्या जी तो चुप रह गई, लेकिन यह सुनते ही कार्तिक भड़क उठा। वो गरज कर बोला, माही, तमीज में रहो। अगर तुम मेरी सगी बहन न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। ओबरॉय के बिना तुम नताशा के बराबर तो छोड़ो, उसके साथ खड़ी होने लायक भी नहीं हो। उसकी तेज आवाज सुनकर मिशा डर गई। वो दंग रह गई कि कोई सगा भाई अपनी बहन को इस तरह जलील कैसे कर सकता है, सिर्फ एक गोद ली हुई लड़की की खातिर। माही ने तंज कसते हुए कहा, तो ठीक है अब जब मैं अकेली हूं, तुम लोग पहले की तरह मुझे इंडस्ट्री से बैन कर देना। कहते हैं नंगे पाव वाला जूते वालों से नहीं डरता। माही भी अब उसी मुकाम पर थी। उसके पास खोने को कुछ नहीं था,
इसलिए अब किसी से डरने का सवाल ही नहीं था। अकेली। ये शब्द अरण्या जी के दिल में चुभ गए। उनका स्वर कांपने लगा। ये कैसी बातें कर रही हो? हम परिवार हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं, और हमेशा रहेंगे। क्या माही उन्हें इस बात के लिए दोष दे रही थी कि वो सालों तक घर से बाहर अकेली रही? पर अरण्या को लगता था हम तो 10 साल से उसे ढूंढ रहे थे, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? माही ने अंतिम चोट की। बहुत समय तक अगर कोई खुद से झूठ बोलता रहे तो वो उसे सच मानने लगता है। आप लोगों ने जब से अंधाधुंधन नताशा का साथ दिया, तभी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने आप सबसे नाता तोड़ लिया है। अरण्या जी, अगर सच में बीमार है तो किसी अच्छे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाइए। अब मुझे परेशान मत कीजिए। इतना कहकर माही ने फोन काट दिया। नोट, कमेंट प्लीज। चैप्टर 40। फोन कटने की बीप बीप आवाज सुनकर अरण्या जी ओबरॉय परिवार के लिविंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठी रह गई। उसके चेहरे पर खालीपन था। करण ओबरॉय और कार्तिक के चेहरे भी बेहद सख्त नजर आ रहे थे। करण ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, माही अब बड़ी हो गई है। जब उसे अपने परिवार की कदर ही नहीं, तो फिर मुझे भी अब नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अरण्या जी के हाथ में पकड़ा गिलास कस गया। उसने धीमे स्वर में कहा, वो करण, माही आखिर तुम्हारी बहन है, ज्यादा बेरहम मत बनो। वो असल में करण को रोकना चाहती थी, लेकिन नताशा का ख्याल आते ही वो चुप हो गई। करण ने सिर हिलाया। मां, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अगर माही उसकी सगी बहन न होती तो वो बहुत पहले ही सख्त कदम उठा चुका होता। इस बार उसने ठान लिया था माही को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं सकते जब तक वो झुककर ओबरॉय परिवार से माफी न मांगे। उसे दिखाना था कि उससे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अरण्या जी ने माही के ठंडे लहजे को याद किया जब उसने फोन काट दिया था। उस पल अरण्या जी को लगा जैसे उसके दिल से कोई बहुत कीमती चीज छीन ली गई हो। दूसरी तरफ मिशा ने माही को देखा और बोली, माही। वो उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन माही का शांत चेहरा देखकर उसने खुद को रोक लिया। माही हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूं। ओबरॉय परिवार अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। वो इसके लायक ही नहीं है। उसने फोन उठाया और कहा, मिशा, तुम जाकर सबको खाना खिलाओ। मैं डायरेक्टर ललित को फोन लौटा कर आती हूं। मिशा ने सिर हिलाया। माही डायरेक्टर ललित के पास गई और उनसे कहा, क्या मैं आपका फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं? मुझे अभी की कॉल की रिकॉर्डिंग अपने पास भेजनी है। ललित जी ने इजाजत दी। माही ने तुरंत वो रिकॉर्डिंग अपने ईमेल पर भेज दी, लेकिन वापस करते समय उसने ध्यान रखा कि फोन से रिकॉर्डिंग और ईमेल का ट्रेस डॉट दोनों डिलीट कर दे, ताकि भविष्य में अगर वो ओबरॉय परिवार के खिलाफ ये सबूत इस्तेमाल करे तो डायरेक्टर ललित का नाम इसमें न आए। जब वो वापस किचन पहुंची तो उसने देखा कि सब लोग उसका इंतजार ही कर रहे थे। किसी ने खाना शुरू नहीं किया था। माही मुस्कुराई और बोली, मैं आ गई। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो अब साथ में खाते हैं। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद माही और उसके साथी गांव के बुजुर्ग कठपुतली कलाकार जोरावर वेंट्रिलोक्विस्ट के घर गए और गांव वालों के साथ रिहर्सल करने लगे। आज सब समय बचाना चाहते थे इसलिए सबने वहीं जोरावर के घर पर ही दोपहर का खाना भी खा लिया। शाम के 6 बजे पूरे दिन की रिहर्सल खत्म होने के बाद सब थकेहारे बाहर निकले और दादी मां के घर खाने के लिए चल दिए। तभी माही एक गहरी और सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। माही का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पलटकर उस दिशा में देखा। बाकी सबने भी जिज्ञासा से नजर घुमा ली। उन्होंने देखा कि गांव की पत्थरों वाली गली से सूरज की रोशनी के बीच एक लंबा सा कद धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। माही की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कनें तेज होती चली गईं जैसे जैसे वो शख्स पास आता गया। रुद्राक्ष ने माही की बेचैनी नोटिस की। उसे खुद भी जिज्ञासा हुई और उसने उस तरफ ध्यान से देखना शुरू कर दिया। फिर अचानक माही चीते की तरह दौड़ पड़ी। भैया! उसने सामने आते शख्स को कसकर गले लगा लिया। वो आदित्य ओबरॉय था। उसने अपनी छोटी बहन को मजबूती से बाहों में भर लिया। रुद्राक्ष ने जैसे ही जाना कि ये आदित्य है, उसने चैन की सांस ली। दिल में जो अचानक खतरे का एहसास हुआ था वो गायब हो गया। माही ने सिर उठाकर चमकती आंखों से कहा, भैया, आप यहां कैसे? थक तो नहीं गए? हम लोग अब खाने जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। रुद्राक्ष पहली बार देख रहा
था कि माही किसी पर इतना पूरा भरोसा कर रही है। उसकी मासूम और खुश नजरों में मानो एक हिरणी का चंचलपन था। रुद्राक्ष समझ गया आदित्य बाकी ओबरॉय परिवार से बिल्कुल अलग है और माही के दिल में उसकी जगह बहुत गहरी है। आदित्य ने अपनी बहन को और कसकर पकड़ डॉट और धीमे से कहा, माही, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। आदित्य ने माही से सबसे पहले वही कहा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। ये सुनते ही माही की आंखें लाल हो गई, जैसे पिछले कई दिनों का दबा दर्द अब बाहर निकलने का रास्ता पा गया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैं ठीक हूं, मुझे कोई गम नहीं है। सच, वो अब तक अपने जज्बात पर काबू रखे हुए थी, लेकिन आदित्य की नरम और अपनापन भरी नजरों को देखते ही उसका सब्र टूट गया। वो बच्चों की तरह रोने लगी और आंसू पोंछने लगी। अपनी बहन को यूं बेसहारा रोता देख आदित्य घबरा गया और तुरंत उसके आंसू पोंछने लगा। लेकिन जितना वो संभालता, माही उतना ही ज्यादा रोने लगती। आखिरकार आदित्य ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से समझाने लगा, माही, डर मत, तेरा बड़ा भाई लौट आया है। अब कोई तुझे सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सबको तुझसे दूर कर दूंगा। माही सुबकते हुए बोली, भैया, आप भी ना कितने बच्चों जैसे हो। कुछ मिनट तक रोने के बाद माही ने खुद को संभाला और आदित्य के साथस्ड को लेकर दादी माँ के घर खाने के लिए चल दी। आदित्य अभी अभी फ्लाइट से आया था। वो सीधा उस छोटे से आंगन में पहुंचा जहां शूटिंग हो रही थी। वहां नताशा डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। डायरेक्टर ललित से थोड़ी बातचीत करके डॉट वो सीधे माही को ढूंढने चला आया। जहां तक रणवीर ओबरॉय कोड़ोट शहर के बड़े अस्पताल भेजने की बात थी, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर बस हल्का फूड पॉइजनिंग है तो जिला अस्पताल ही काफी है, इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही क्या है। यही सोचकर उसने शहर भेजने की जरूरत नहीं समझी। डायरेक्टर ललित ने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए माही और आदित्य की मुलाकात वाला दृश्य काटा नहीं। आदित्य की इजाजत लेने के बाद डॉट उस हिस्से को लाइव ही दिखाया गया। इसी वजह से लाइव देखने वाले दर्शकों ने भाई बहन की ये भावुक मुलाकात देखी। नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं, क्या ये माही का भाई है? वाह, कितना हैंडसम है, एकदम माही की तरह दिखता है। लगता है ये तो किसी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जैसा लगता है। अरे, माही तो कितनी बुरी तरह रो रही है। क्या हुआ उसे? इतनी खूबसूरती से कोई रो भी सकता है? मेरा दिल पिघल गया जब लोग आदित्य और माही की बॉन्डिंग देख रहे थे। तभी कुछ दर्शकों ने नोटिस किया कि रुद्राक्ष भी माही को बहुत दर्द भरी नजरों से देख रहा है। बस फिर क्या था, रुद्राक्ष के फैंस भड़क उठे। वे सीधे उसके सोशल मीडिया पेज पर पहुंच गए और ढेर सारे सवाल दाग दिए। क्या तुम्हारा इरादा हमारी देवी माही पर है? असल में रुद्राक्ष जितना अलग था, उसके फैंस भी उतने ही अनोखे थे। दूसरी ओर जिला अस्पताल में रणवीर ओबरॉय बेड पर ड्रिप लगे कमजोर हालत में पड़ा था। 1 घंटे पहले ही नताशा ने डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के फोन से उसे कॉल करके उसकी तबीयत पूछी थी, क्योंकि शो के नियम के मुताबिक पर्सनल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नताशा की आवाज फोन पर चिंता जताने वाली लग तो रही थी, लेकिन रणवीर को ऐसा लगा ही नहीं कि वो सच में उसकी फिक्र कर रही है। उसके मन में आया, कल रात तो माही, जो मेरे प्रति हमेशा ठंडी रहती थी, उसने भी मुझे लेकर ज्यादा अच्छा एहसास कराया था। तो फिर नताशा के शब्द इतने खाली क्यों लग रहे हैं? उसने आंखें बंद की और आराम करना चाहा, लेकिन अचानक उसे याद आ गया कैसे पहले माही उसका ख्याल रखा करती थी। घर का हर कोई जानता था कि रणवीर का पेट बचपन से ही कमजोर है। शुरुआत में सब ध्यान रखते थे, पर वक्त बीतते बीतते किसी ने परवाह करनी छोड़ दी। बस माही ही थी जो हमेशा उसे समझाती, ये मत खाना, ये खा सकते हो। अगर कभी उसने गलत चीज खा भी ली तो माही अपना काम छोड़कर उसकी देखभाल करती थी। उस वक्त रणवीर कोट उसका ख्याल अच्छा भी लगता, लेकिन उसकी टोका टाकी चुभ भी जाती। सोचते सोचते रणवीर के मन में सवाल आया, नताशा जो इतने सालों से इस घर में है, उससे ज्यादा माही जो अभी अभी लौटी है मेरा ध्यान क्यों रखती है? क्या नताशा सच में उसकी फिक्र करती है? वो याद करने लगा। नताशा जानती थी कि उसका पेट कमजोर है, फिर भी उसने जबरदस्ती मशरूम चिकन खिलाने की कोशिश की, जो उसे खुद भी पसंद नहीं था। तो क्या वो सचमुच चाहती थी कि रणवीर अच्छा खाए, या फिर उसे दिखावा करना था कि देखो मैं अपने भाई का कितना ख्याल रखती हूं? रणवीर ने अचानक आंखें खोली और सिर झटका। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? नताशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। नोट, कमेंट करिए। चैप्टर 41। रणवीर ओबरॉय को नताशा की बहुत चिंता थी।
भले ही वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो जल्दी से जल्दी वापस लौटना चाहता था। अगली सुबह रणवीर की जिद परसिस्टेंट डायरेक्टर उसे वापस शूटिंग वाले गांव ले आया। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुए, उसने देखा कि माही और बाकी लोग पत्थर की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। खिचड़ी, दलिया जैसा और एक पैनकेक की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। रणवीर, जिसने शहर में नाश्ता नहीं किया था, इस खुशबू से अचानक भूखा महसूस करने लगा। लेकिन माही ने उसे आते ही देख लिया था। फिर भी उसने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तक नहीं। रणवीर थोड़ा उदास होकर वहीं खड़ा था कि तभी माही की आवाज आई, नताशा और बाकी सब तो गांव वालों के घर नाश्ता करने गए हैं। रणवीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद डॉट। अब सवाल यह था, वो खुद क्या करे? भूखा रहे या जाकर खुद के लिए नाश्ता बनाए? उसका मन और भी भारी हो गया। ठीक है, अगर उसकी सगी बहन माही उसे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन नताशा ने भी उसके वापस आने का इंतजार नहीं किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो डायरेक्टर ललित को फोन करके पहले ही बता दिया था कि वो लोग रास्ते में हैं। मन का शहर से गांव बस 1 घंटे की दूरी पर था, तो फिर नताशा क्यों नहीं ठहर सकती थी? रणवीर का उतरा चेहरा और उसकी कमजोरी लाइव देख रहे दर्शकों को फिर से दया से भर गई। साथ ही सबने नताशा को कोसना शुरू कर दिया। नेटिजन्स के कमेंट्स, हमारे रणवीर को अस्पताल तो उसने पहुंचाया, लेकिन अब नाश्ते के लिए इंतजार भी नहीं कर सकी। लगता है माही सही कह रही थी, नताशा बहुत ही बनावटी लड़की है। दूसरी तरफ आदित्य ब्रॉडकास्ट रूम में बैठकर डॉट रणवीर और माही की बातचीत चुपचाप देख रहा था। जब उसने देखा कि रणवीर, जो हमेशा माही से नफरत करता था, आज पहली बार उसे धन्यवाद कह रहा है, तो आदित्य हैरान रह गया। असल में आदित्य ने डायरेक्टर ललित को कह दिया था कि रणवीर और नताशा को उसके आने की खबर न दें। साथ ही रुद्राक्ष और बाकी लोगों से भी कहा था कि किसी को कुछ न बताए। इसलिए रणवीर और नताशा को अब तक पता ही नहीं था कि आदित्य यहां मौजूद है। आदित्य ने पास बैठे स्टाफ से पूछा, क्या रणवीर हमेशा से शो में माही के साथ इतना अच्छा बर्ताव करता था? स्टाफ ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, नहीं सर, पहले तो वो हमेशा नताशा का साथ देता था। आज जैसा बर्ताव उसने पहली बार किया है। फिर स्टाफ ने जोड़ा, शायद इसलिए क्योंकि कल रात माही उसे गांव की डिस्पेंसरी में इलाज के लिए ले गई थी। आदित्य की भौहें सिकुड़ गई, मतलब नताशा साथ नहीं गई? स्टाफ ने सिर हिलाया, नहीं, पूरा मामला बताओ। आदित्य का चेहरा अब गंभीर हो गया। जब स्टाफ ने विस्तार से बताया, तो आदित्य से निकलती गहरी खामोशी और गुस्से की आभा सबको डरा गई। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाला और डॉट मुस्कुराकर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही स्टाफ बाहर निकला, आदित्य का चेहरा फिर उदासी और गुस्से से भर गया। उसे अब साफ लग रहा था नताशा इतनी आदत डाल चुकी थी कि हर समय अपने मां बाप और भाइयों का ध्यान पाए कि उसे ये एहसास ही नहीं था कि उन्हें भी कभी उसकी फिक्र चाहिए। यहां तक कि जब रणवीर उल्टी कर रहा था, उस वक्त भी नताशा को परवाह नहीं हुई। तो क्या वो सच में अनजान थी या फिर बस परवाह नहीं करना चाहती थी? तभी स्क्रीन से आती आवाज ने आदित्य के विचार तोड़ दिए। रुद्राक्ष की आवाज थी, रणवीर भाई, क्या तुम्हारी वो अनमोल बहन को यह भी याद नहीं रहा कि 2 दिन पहले उसी की वजह से तुम उल्टी दस्त करके अस्पताल पहुंचे थे? तभी उसने तुम्हारे लिए खिचड़ी नहीं बनाई। रुद्राक्ष का दिल रणवीर की हालत देखकर टूट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो खुद डॉट नताशा के साथ मिलकर माही को सताया करता था। रणवीर ओबरॉय को अच्छे से समझ आ गया था कि रुद्राक्ष क्या कर रहा है, वो बस तमाशा देखना चाहता है। रणवीर ने मन ही मन तय कर लिया कि उसे ये मजा लेने नहीं देगा। उसने रुद्राक्ष की ओर हल्की नजर डालकर कहा, मेरा खाने का मन नहीं है। रुद्राक्ष ने होंठ टेढ़े करके मुस्कुराया, पर वो चुप रहने वाला नहीं था। अपनी बहन के लिए दिखावे में तुमने अदब का खाना तक खा लिया और बदले में उसने तुम्हारी कुर्बानी की कद्र तक नहीं की। तुम्हें अकेला छोड़कर खुद मौज करने निकल गई। जब माही ओबरॉय परिवार में रहती थी, तब नताशा ने उसे खूब सताया था। अब रुद्राक्ष जानबूझकर यह सब कह रहा था ताकि सच सबके सामने आए और नताशा का नकली रूप उजागर हो। वो चाहता था कि उसके फैन, जो दिन रात माही को गाली देते रहते थे, आज नताशा का असली चेहरा देखें। रणवीर का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, मगर उसने खुद को काबू में रखा।
उसने धीमे से कहा, मैंने नताशा से कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा खुद का खाने का मन नहीं था। तुम बेकार की बातें मत करो। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी आंगन से निकलकर कमरे में चला गया। लेकिन बाहर से देखने वालों को लगा जैसे रुद्राक्ष की बात उसके दिल में चुभ गई डॉट, और वो घबराकर भाग गया। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स फटाफट आने लगे। रुद्राक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, रणवीर ने तो बस उसे खुश करने के लिए वो अदब का खाना खाया, तो क्या नताशा उसके लिए एक कटोरी खिचड़ी भी नहीं बना सकती थी? डॉट हर बार रणवीर ही अपनी बहन के लिए देता है, लेकिन वो उसकी फिक्र तक नहीं करती। सच में निराशाजनक। सच कहा, वो सिर्फ दूसरों का ध्यान पाना जानती है, खुद से कभी किसी का ख्याल नहीं रखती। पहले से ही रणवीर के फैन नताशा से खफा थे। माही की बातों ने उनके गुस्से को हवा दी थी। अब रुद्राक्ष की इस तंज ने उनकी नफरत को और बढ़ा दिया। उधर दूसरी तरफ रणवीर जब साथ नहीं था तो नताशा को अब नाटक करने का मन ही नहीं हुआ। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की बजाय डॉट उसने सुझाया कि क्यों न गांव वालों के यहां काम करके नाश्ता ले ले। गांव वालों ने यह सुनकर उन्हें तुरंत अंदर बुला लिया। काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही आमलेट गर्मा-गर्म बना दिया। श्रुति जैसे ही गर्मा-गर्म आमलेट खाने बैठी तो उसकी आंखें भर आई। पहले तो वो ऐसे सादे खाने और देसी माहौल को हंसी में टाल देती थी, मगर अब इतने दिन नताशा की खराब कुकिंग सहने के बाद उसे ये आमलेट किसी दावत से कम नहीं लगे। वो इतनी खुश हुई कि वो खुशी खुशी 2 आमलेट बुर्जी की प्लेट खा गई। नताशा भी मजे से आमलेट खाने बैठ गई थी। श्रुति ने सोचा, मौका अच्छा है, उसे कैमरे के सामने मुश्किल में डालना चाहिए। उसने जानबूझकर कहा, नताशा, डायरेक्टर ललित ने तो कहा था कि तुम्हारा भाई रणवीर आज सुबह लौटेगा, तो क्या हमें उसका इंतजार किए बिना नाश्ते पर आ जाना ठीक है? अगर वो आते ही भूखा रह गया तो क्या हमें एक कटोरी बुर्जी और बनवाकर उसे नहीं भेजनी चाहिए? कैमरे के सामने ये सुनकर डॉट नताशा का चेहरा कसैला हो गया। दिल में तो उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर रणवीर आ भी गया? मेरा उससे क्या लेना देना है? वो मन ही मन बड़बड़ाई। शहर से लौटते वक्त वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ था। डॉट खाना पीना न मिल पाना नामुमकिन है, और मुझे क्यों बेवकूफी से सुबह सुबह उठकर उसका इंतजार करना चाहिए? मुझे भी तो नींद और आराम चाहिए। लेकिन बाहर से उसने नकली शर्मिंदगी दिखाते हुए कहा, ओह, ये मेरी गलती है। कल रिहर्सल की वजह से मैं बहुत थक गई थी। सुबह उठते ही चक्कर आ गए। अगर श्रुति तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो भाई शायद भूखा लौट आता और मुझसे नाराज हो जाता। सच में शुक्रिया श्रुति। श्रुति के होठों पर मुस्कान तो आई, मगर वो जबरदस्ती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नताशा इतनी चालाकी से अपनी इमेज बचा लेगी। अब श्रुति उलझ गई, क्या रणवीर के लिए दुखी हो या नताशा की बनावटी और बेशर्म हरकतों पर चौंक जाऊं? नताशा ने उसकी नकली हंसी देख ली और मन ही मन सोचा, ये मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। लगता है ये भी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। मैं इसे हमेशा बेवकूफ गुड़िया समझती थी, पर असल में ये भी ढोंगी निकली। चैप्टर 42। गांव का होस्ट नताशा की भाई की फिक्र वाली बात सुनकर पिघल गया। उसने बिना कुछ बोले उसके लिए फिर से एक प्लेट बुर्जी बना दी। इस बार उसने अंडे के साथ साथ कुछ सेहतमंद चीजें भी डाल दी। नताशा जब अंडे वाली बुर्जी लेकर वापस लौटी तो उसने सोचा, अगर मैं कुछ ना कहूं तो मेरी संवेदनशील बहन वाली इमेज बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने कैमरे पर मीठे स्वर में कहा, पहले जब रणवीर घर पर होता था तो अगर उसकी तबीयत थोड़ी भी बिगड़ जाती तो उसका बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। कभी कभी तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाता था। अगर जबरदस्ती नूडल्स खा भी लेता तो उल्टी कर देता। भाई को यूं तड़पते देखना मुझे भी बहुत दुख देता था। फिर मुस्कुराकर श्रुति से बोली, हालांकि तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी बात में भी दम है। शायद इस बार अस्पताल जाने के बाद भाई जल्दी ठीक हो गया होगा। श्रुति थोड़ी असहज हो गई। वो हड़बड़ाकर बोली, ओह, ये मेरी गलती थी। नताशा, तुम नाराज मत होना। आगे से मैं रणवीर की हालत को लेकर डॉट तुम्हारी बात मानूंगी। असल में ये सब नताशा ने जानबूझकर कहा था। श्रुति ने कुछ देर पहले ही उसे कैमरे के सामने बुरा दिखाने की कोशिश की थी। अब नताशा ने उसी को बेवकूफ साबित कर दिया। फैज को भी ऐसा लगने लगा
कि श्रुति ने ही बिना सोचे समझे ये मुद्दा उठाया था। आदित्य प्रोडक्शन टीम के स्क्रीन के सामने बैठा था। वो दोनों तरफ की हर बात साफ देख और सुन पा रहा था, क्योंकि नताशा बचपन से ही उनके परिवार में थी। आदित्य उसके हर इशारे और हर चाल को समझता था। उसने तुरंत समझ लिया ये सब बातें नताशा ने बस अपनी गलती छिपाने के लिए कही थी, क्योंकि वो रणवीर के लिए खिचड़ी बनाना ही भूल गई थी। आदित्य ने सोचा, अब मुझे साफ समझ आ गया कि मॉम डैड और मेरे तीनों बेवकूफ भाई क्यों हमेशा उसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते थे। अगर मैंने कुछ साल पहले उसका असली चेहरा न देखा होता तो शायद मैं भी उसी के हाथ का मोहरा बन जाता और माही को सताने लगता। इधर माही और बाकी सब गांव वालों के घर तेल निकालने की पुरानी विधि सीखने गए। गांव में बहुत काम था, इसलिए रोज प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता था। लेकिन अब सबके बीच तालमेल बन चुका था, तो उन्होंने तय किया कि रोज रात खाने के बाद सिर्फ 2 घंटे रिहर्सल करेंगे। बाकी समय सब अपने अपने काम करेंगे। नाश्ते के बाद सबने रसोई समेटी और निकलने की तैयारी की। जाने से पहले माही ने डायरेक्टर ललित से कहा, रणवीर की तबीयत अभी भी कमजोर है। मुझे डर है कि अगर उसने पेट खाली रखा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आप स्टाफ से कहेंगे कि उसके लिए थोड़ा दलिया बना दे? माही ये सब फिक्रमंद बहन बनकर नहीं कर रही थी। असल में वो चाहती थी कि कैमरे पर साफ दिखे नताशा कितनी बेरहम है और वो माही कितनी संवेदनशील है। डायरेक्टर ललित, जिन्हें अभी तक नताशा और श्रुति वाली बहस का पता ही नहीं था, फौरन मान गए और स्टाफ को दलिया बनाने का आदेश दिया। रणवीर उस वक्त अपने कमरे में भूख और कमजोरी से तड़प रहा था। जैसे ही स्टाफ ने उसके सामने गर्म दलिया रखा, उसने बिना सोचे समझे तुरंत खाना शुरू कर दिया। स्टाफ से पूछने पर पता चला कि ये दलिया माही के कहने पर बनाया गया था। यह सुनकर रणवीर की आंखों में थोड़ी उम्मीद और थोड़ा सुकून झलक आया। क्या माही अभी भी मुझे अपना भाई मानती है? उसने पूरा दलिया खा लिया। नताशा के कहे उलट, ना तो उसे उल्टी हुई और ना ही तबीयत बिगड़ी, बल्कि वो आराम से सो गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे रणवीर के फैन अब समझ गए, नताशा के सारे मीठे मीठे दावे झूठे थे। ये खाना नहीं खा सकता, उल्टी कर देगा, सब बहाने थे। असलियत ये थी कि वो अपनी लापरवाही छिपा रही थी। गुस्से में फैन ने लाइव स्ट्रीम पर नताशा को जमकर कोसा। बाकी नेटिजन्स ने भी आग में घी डालने का काम किया। जब नताशा और उसकी टीम नूडल्स लेकर रणवीर के कमरे में पहुंची तो वहां टेबल पर रखा खाली दलिये का कटोरा देखकर श्रुति और युवराज तुरंत नताशा की ओर घूर कर देखा। जैसे ही नताशा ने मेज पर रखा खाली दलिये का कटोरा देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने झट से अंडे वाले नूडल्स रखे और घबराई हुई शक्ल बनाकर सोते हुए रणवीर को झकझोर कर उठाने लगी। भाई भाई, तुमने तो कहा था कि इतनी सुबह कुछ नहीं खा सकत, फिर क्यों नहीं मम्मी की बात मानते? हमेशा अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों करते हो? रणवीर, जो चैन से सो रहा था, अचानक झटके से उठ गया। आंखें मलते हुए उसने सुना कि नताशा क्या बोल रही है और पूरी तरह हैरान रह गया। भाई, तबीयत खराब तो नहीं है ना? नताशा ने चिंता दिखाते हुए पूछा। नहीं। नताशा, क्या हुआ? रणवीर ने उलझन में उसे देखा। रणवीर का शांत जवाब सुनकर नताशा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। भाई, अगली बार यूं जिद मत करना। अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। आगे से मैं पहले खाऊंगी, फिर तुम खाना। रणवीर को समझ नहीं आया कि एक कटोरी दलिया से भला फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, लेकिन बहन की चिंता देखकर वो खुश हो गया और बोला, ठीक है नताशा, आगे से ध्यान रखूंगा। श्रुति को उनकी बातचीत अजीब लगी। उसे लगा दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे एक ही बात हो रही हो। युवराज ने पूछा, रणवीर, दलिया खाने के बाद उल्टी तो नहीं हुई? कहीं तकलीफ तो नहीं? रणवीर मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं युवराज,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस बार पिछली बार जैसा कुछ नहीं हुआ। रणवीर की इस बात ने अनजाने में नताशा का झूठ छिपा दिया। लोगों को लगा कि उसने भाई भूख में नहीं खा सकता वाली बात बस एक संभावना के तौर पर कही थी, ना कि झूठ बोला। रणवीर के जवाब से नताशा और युवराज दोनों ने चैन की सांस ली। नताशा खुश थी कि उसका झूठ बच गया और युवराज को लगा कि नताशा झूठी नहीं, बस गलत समझी गई थी। नताशा ने रणवीर को भुर्जी देते हुए कहा, भाई, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। गांव वालों ने भी मदद की और कुछ ताकतवर चीजें भी डाली। रणवीर पेट भरा होने के बावजूद बहन की उम्मीद भरी नजरों को देखकर मना नहीं कर पाया और चुपचाप भुर्जी खा गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे नताशा के फैन, जो पहले गुस्से में थे, अब फिर से उसे सपोर्ट करने लगे। उन्होंने श्रुति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वो बेवजह फसाद कर रही थी। बाहर से तो माहौल फिर से नताशा के पक्ष में हो गया, लेकिन अरण्या जी, जो खुद भी लाइव स्ट्रीम देख रही थी, उसके मन में हल्की सी बेचैनी आ गई। वो नताशा को बचपन से पाल पोस रही थी, इसलिए उसके छोटे छोटे हाव भाव से ही उसकी असली नीयत पहचान लेती थी। वो जानती थी कि रणवीर का बीमार होने पर खाना छोड़ने का कोई ऐसा नियम नहीं है, तो नताशा की पहले वाली बात साफ साफ बहाना लग रही थी। उसके दिल में सवाल उठा, क्या नताशा वाकई रणवीर को भाई मानती है या सिर्फ दिखावा कर रही है? अरण्या ने बगल में बैठे कार्तिक से धीरे से पूछा, कार्तिक, क्या तुम्हें लगता है कि नताशा सच में रणवीर की आदतें जानती है या ये सब उसने बना लिया? कार्तिक, जो खुद भी नताशा को बहुत मानता था, रणवीर की हाथ देखकर मान गया कि शायद नताशा सही है। उसने अरण्या का हाथ पकड़कर कहा, मां। रणवीर ने भी माना कि नताशा सही कह रही थी। शायद हमें ही उसकी छोटी छोटी आदतों का ध्यान नहीं रहा। नताशा तो हमेशा से उसकी परवाह करती आई है। कार्तिक की बातों से अरण्या का मन कुछ शांत तो हुआ, लेकिन शक का छोटा बीज उसके दिल में गहराई से बो दिया गया था। अब सवाल यह था कि क्या यह बीज आगे जाकर बड़ा रूप लेगा? चैप्टर 43। स्क्रिप्ट बना रखी। रात में माही और बाकी लोग खाने के बाद छोटे आंगन में लौटे। वे देखकर चौंक गए कि डायरेक्टर ललित, नताशा और बाकी लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। डायरेक्टर ने उन्हें देखते ही बुलाया और अगले परफॉर्मेंस की तैयारियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने मेहमानों को भी सब कुछ पहले से तैयार रखने के लिए कहा। जैसे ही प्रोडक्शन टीम ने मेहमानों के परफॉर्मेंस की लिस्ट घोषित की और मेहमान अपनी आखिरी तैयारियां कर रहे थे, इंटरनेट पर अचानक कई नकारात्मक कमेंट्स आने लगे। मुझे लगता है प्रोडक्शन टीम ने स्क्रिप्ट बना रखी है, माही तो बस उसी के अनुसार एक्ट कर रही है। इतनी जल्दी शैडो पपेट्री सीखना कैसे संभव है? माही की शैडो पपेट्री ठीक नहीं लग रही। मुझे पहले कभी ऐसा नहीं सुना। ये प्रोडक्शन टीम कैसे कह सकती है कि ये असली है? मैं रिपोर्ट करना चाहती हूं। कुछ और लोग भी बोले, मैंने सुना है कि माही ने पहले डायरेक्टर ललित की बहन को बचाया था, इसलिए उसे ये मौका मिला। सोचो, शायद प्रोडक्शन टीम ने माही के लिए ही ये शो बनाया हो। ये सभी नकारात्मक कमेंट्स। असल में करण ने पहले किसी को पैसे देकर बनवाए थे। पहले जिस तरह उसने नताशा के लिए भाई बहन वाला और छोटी परी वाला पर्सोना बनाने की कोशिश की थी, उसका असर नहीं हुआ। असल में माही की तुलना में नताशा न केवल उतनी लोकप्रिय नहीं थी, बल्कि उसका रेपुटेशन थोड़ा गिर भी गया था। करण गुस्से में था। उसने अपने प्लान के फेल होने को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसने फेक रिव्यूअर खरीदकर यह दिखाने की कोशिश की कि प्रोडक्शन टीम माही को बढ़ावा दे रही है और उसका उद्देश्य माही को बदनाम करना था। रणवीर और नताशा के फैंस ने भी तुरंत इस ट्रेंड का पालन किया और माही को बेशर्मी का आरोप लगाने लगे। माही के कुछ फैंस भी सामने आए, लेकिन उनकी संख्या कम थी, इसलिए उनकी सफाई जल्दी दब गई। इस बीच आदित्य और डायरेक्टर ललित सभी कमेंट्स देख रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर माही और प्रोडक्शन टीम को बदनाम करने के लिए पेड पोस्टर लगाए हैं। दोनों ने एक साथ भौहें चढ़ाई। यदि इसे ऐसे ही जारी रहने दिया गया
तो शो और मेहमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। आदित्य ने याद किया कि माही ने एक बार बताया था कि उसने अपने अडॉप्टिव पापा से वीणा बजना सीखा है। उसने डायरेक्टर से कहा, माही वीणा बजा सकती है, आप माही से कोई गाना इम्प्रोवाइज करने के लिए कह दें। लोग इसे सुनेंगे और ऐसे कमेंट्स कम हो जाएंगे। डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाया, क्या ये काम करेगा? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, माही हमेशा मास्टर के पास रही है और कई स्किल्स सीखी है। मैंने सुना है कि उसने वीणा भी सीखा है। डायरेक्टर ने अब कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने तुरंत किसी को गांव के फोक बैंड के बूढ़े आदमी से वीणा उधार लेने के लिए भेजा। माही से संक्षिप्त बातचीत के बाद वो खुद तय कर लिया कि एक गाना वीणा पर बजाएगी, ताकि यह साबित हो सके कि शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। माही ने सुझाव दिया, लेकिन डायरेक्टर, अगर आप पूरे फोक बैंड को बुला दें तो ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और तुरंत किसी को गांव के मुखिया से कह दिया कि बैंड के बुजुर्गों को बुलाया जाए। फिर उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग शुरू की। कौन सा गाना फोक बैंड और माही के साथ बजाना चाहिए? 8 बजे से 8 बजे तक वोटिंग। भाग ले। वोटिंग शुरू होते ही काफी लोग इसमें शामिल हुए। समय पूरा होने पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला गाना था 10 तरह की धुन। प्रोडक्शन टीम ने वादा निभाया और माही और फोक बैंड इस गाने को लाइव बजाने की योजना बनाई। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच सबसे पहले वीणा की मधुर धुन गूंजने लगी। माही ने कुछ सरल सुरों से सभी को गाने में खींच लिया। उसके बाद अन्य वाद्य यंत्रों की आवाज माही के एरहू के साथ मिलकर नेटिजन्स और वहां मौजूद लोगों को रोमांचक और शानदार अनुभव दिला रही थी। अब बोलो, जिसने कहा कि इस शो की स्क्रिप्ट है और माही उसी के अनुसार एक्ट कर रही है, सामने आओ। वादा है कोई मार नहीं पड़ेगा। हा, इस बार की परफॉर्मेंस पर सभी ने वोट किया। देखो अब ये लोग प्रोडक्शन टीम और हमारी शक्तिशाली देवी माही को कैसे बदनाम करने वाले हैं। क्यों किसी ने माही को बदनाम करने के लिए पेड पोस्टर लगाए? आदित्य ने अपने फोन पर इंटरनेट पर चल रहे कमेंट्स देखे और संतोष भरी मुस्कान दी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि तभी उसके छोटे भाई करण ने कॉल किया। भाई, वो आइडिया प्रोडक्शन टीम के लिए तुमने ही दिया था, है ना? क्यों दिया? क्या तुम नहीं जानते मैंने इंटरनेट पर माही के बारे में लोगों की राय कम करने में कितना मेहनत किया था? तुम साफ तौर पर माही को दबाने वाली माही के कदम माही पर चढ़ाने में मदद कर रहे हो। करण का स्वर काफी चिड़चिड़ा था, लेकिन आदित्य ने केवल ठंडे स्वर में जवाब दिया, हां, ये मैं ही था। मैं माही को उसका हक दिलाने में मदद करना चाहता था। माही कभी भी तुम्हारे और नताशा की तरह बिना वजह दूसरों को दबाने वाली नहीं रही। माही की लोकप्रियता गिरना पूरी तरह उसकी अपनी कमी का परिणाम है। वो किसी और को दोष नहीं दे सकती। आदित्य की बात सुनकर करण और ज्यादा चिढ़ गया। भाई, माही तो तुम्हारी बहन है। हमने 10 साल से उसे लाड़ प्यार किया है। तुम कैसे माही को माही के कदम माही पर चढ़ने में मदद कर सकते हो? आदित्य ने अब मुंह पर मजाकिया मुस्कान रखते हुए कहा, मेरी एक ही बहन है, वो माही है। नताशा को लगता क्या है कि वो कौन है? और बिना किसी झिझक के उसने कॉल काट दी। कमरे में मौजूद सभी स्टाफ उसके शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिर में डायरेक्टर ललित ने खामोशी तोड़ने की कोशिश की। सीईओ आदित्य, चिंता मत करें, हम किसी को इसकी बात नहीं बताएंगे। इस बार की सलाह के लिए धन्यवाद, वरना मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डायरेक्टर ललित, आप बहुत विनम्र हैं। माही की जगह वैरायटी शो में सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि मेरा निराशाजनक भाई आपको डराया नहीं होगा। ऐसा नहीं है सीईओ आदित्य, आप मजाक कर रहे हैं। माही ने मेरी बहन की जान बचाई। इसके अलावा शो के मेहमान पहले ही तय किए गए थे। मैं अपने वादे से वापस नहीं जाऊंगा, डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने डायरेक्टर की असामान्य मुस्कान देखी। उसके छोटे भाई द्वारा धमकाए जाने की संभावना थी, इसलिए बड़े भाई के तौर पर आदित्य ने अपने छोटे भाई की ओर से माफी मांगने का निर्णय लिया। हमारी ओबरॉय कॉरपोरेशन 1 करोड़ निवेश करने को तैयार है। इसे मान लो कि मैं अपने निराशाजनक भाई की ओर से माफी मांग रहा हूं। डायरेक्टर ललित की मुस्कान खिल गई। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, सीईओ आदित्य, आप बहुत विनम्र हैं।
मैं सभी की ओर से धन्यवाद कहूंगा। ये तो मेरा फर्ज था। माही का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, डायरेक्टर ललित। जैसे ही आदित्य और डायरेक्टर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, करण ने स्वराजली के ऑफिस बिल्डिंग में नए फोन को तोड़ डाला। वो हलचल देखकर सहायक, जो दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, रुक गया और नाराज होकर पीछे हट गया। अपने बड़े भाई आदित्य के उदासीन रवैये को याद करते हुए करण के सीने में आग सी जल उठी। वो साफ तौर पर जानता था कि आदित्य हमेशा माही को सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब क्यों उसे माही से इतनी नफरत है, ये तो बकवास है। करण के अलावा घर में कार्तिक भी गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी असली बहन, जो पिछले 1 साल से उनके साथ थी, इतनी अच्छी तरह वीणा बजा सकती है। वो इतना कठिन गाना 10 तरह की धुन को एक लय में एक तरह कर पूरी तरह सही बजाना इतना मुश्किल काम भी कर सकती है। चैप्टर 44। असल में ये दोनों कजिन्स हैं। इस बार करण और कार्तिक ने सचमुच गलत अंदाजा लगाया। ना सिर्फ वो माही और प्रोडक्शन टीम को बदनाम करने में असफल रहे, बल्कि उल्टा उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। करण ओबेरॉय कितना गुस्से में होगा, ये तो साफ था। उधर शूटिंग टीम की तरफ नताशा ने जब माही को वीणा बजाते देखा तो उसे भी कैमरे के सामने खुद को दिखाने का मन हुआ। इसलिए डायरेक्टर ललित से बात करके उसने क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस की। लेकिन अजीब बात यह रही कि माही के 10 तरफ की धुन के बादन ताशा का डांस ना सिर्फ दर्शकों को पसंद नहीं आया, बल्कि कई नेटिज़न्स ने तो उसकी डांस स्किल्स पर ही सवाल उठा दिए। लाइव स्ट्रीम देखते हुए कार्तिक ने सोचा, लोग सही ही कह रहे हैं, ये डांस तो वाकई, क्या कहूं, समझ नहीं आ रहा। अरण्या ने हल्की चिंता जताते हुए कहा, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि माही इतनी बढ़िया वीणा बजा सकती है। अगर नताशा को एहसास हो गया कि वो माही से पीछे है तो उसे बहुत दुख होगा। अरण्या ने ये कहा तो कार्तिक को नताशा का बेचारा सा चेहरा याद आया और वो बेचैन हो गया। उसने ऊपर जाकर करण को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी करण ने उठाया नहीं। बेचैनी में कार्तिक खुद गाड़ी चलाकर स्वराजली एंटरटेनमेंट ऑफिस पहुंच गया। लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर ही करण का असिस्टेंट रोकते हुए बोला, चौथे साहब, प्रेसिडेंट करण अभी बहुत गुस्से में है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। कार्तिक ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, और सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। करण दरवाजा खुलते ही गाली देने वाला था, लेकिन जब देखा कि अंदर कार्तिक है तो उसने अपने शब्द रोक लिए। कार्तिक ने टूटा हुआ फोन जमीन पर पड़ा देखा और समझ गया कि करण ने इसी वजह से उसका कॉल नहीं उठाया। उसने कहा, भाई, क्यों ना हम दोबारा पेड पोस्टर्स हायर करें और माही को बदनाम करें। अभी लाइव स्ट्रीम में नताशा का डांस देखकर नेटिज़न्स मजाक उड़ा रहे थे। मुझे डर है नताशा को बुरा लगेगा। कार्तिक ने फोन उठाकर सिम कार्ड निकाला, टेबल पर रखा और टूटा हुआ फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। करण ने सिम कार्ड को देखा और चुपचाप बोला, कुछ फायदा नहीं है, बड़ा भाई उसकी रक्षा कर रहा है। कार्तिक हैरान रह गया, आदित्य भाई, ये कैसे हो सकता है? क्या आदित्य हमेशा से नताशा को सबसे ज्यादा नहीं चाहता था? करण ने गहरी सांस ली, तुम बाहर शूटिंग में बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। जिस साल माही घर वापस आई, उसके बाद से आदित्य का रवैया नताशा को लेकर अजीब हो गया। कार्तिक ने जल्दी से पूछा, कैसा अजीब? करण बोला, कुछ खास नहीं कह सकता, बस इतना कि जब भी नताशा छोटी सी बात करती, आदित्य का चेहरा ठंडा हो जाता था। कार्तिक ने सिर हिलाया, बड़ा भाई वाकई बदल गया है, लेकिन हम प्रोडक्शन टीम पर हमला कर सकते हैं, इसमें तो आदित्य भाई दखल नहीं देंगे, है ना? करण ने सिर हिलाकर मना किया, अभी नहीं, हम पहले ही एक बार प्रोडक्शन टीम को बदनाम कर चुके हैं। अगर अब किसी और बहाने से उन पर वार करेंगे तो बहुत साफ दिखेगा नेटिज़न्स बेवकूफ नहीं है, और फिर डायरेक्टर ललित इंडस्ट्री में बड़े नाम है, उन्हें नाराज करना सही नहीं होगा। सच तो यह था कि डायरेक्टर ललित के सारे शो हमेशा हिट रहते थे। कई एंटरटेनमेंट कंपनियां, यहां तक कि स्वराजली एंटरटेनमेंट भी हमेशा यही चाहती थी कि उनके आर्टिस्ट ललित के शो में आए, क्योंकि ये लोकप्रियता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। कार्तिक ने नाखुश होकर कहा, तो क्या हम बस देखते रहेंगे नताशा को हारते हुए? करण ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हालात को मजबूत बनाने के लिए हमें
अभी नताशा को बर्दाश्त करना ही होगा। ये एपिसोड अब खत्म होने वाला है। अब अगर कुछ भी पलटा भी तो कोई खास मायने नहीं होगा। अगली बार नताशा को ठीक से तैयार करना ताकि वो माही को दबा सके। कार्तिक ने मजबूरी में सिर हिलाया, ठीक है, फिर जैसा तुम कहो। जब करण और कार्तिक ये सोच रहे थे कि माही को कैसे बदनाम किया जाए, उसी वक्त कई एंटरटेनमेंट न्यूज एजेंसियां भी रणवीर ओबेरॉय और माही के रिश्ते की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि अब तक वो दोनों के बस लड़का लड़की वाले रिलेशन या अफेयर की खबरें ही खोदते रहे। इतनी कोशिश के बाद भी बस यही हाथ आया कि माही कई बार रणवीर के साथ डांस प्रैक्टिस करती दिखी, या फिर दोनों को कभी कभी बाहर खाना खाते हुए देखा गया। ये सब तस्वीरें पहले ही लीक हो चुकी थी, कोई नया मसाला नहीं था। अब जब रणवीर का फूड पॉइजनिंग वाला लाइव स्ट्रीम सामने आया तो पत्रकारों को अचानक समझ आया हो सकता है माही और रणवीर अफेयर में नहीं बल्कि खून के रिश्ते में हो। क्योंकि लाइव में माही रणवीर पर गुस्सा तो दिखा रही थी, पर असल में उसकी देखभाल भी कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहन अपने भाई का ख्याल रखती है। ये देखकर एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स ऐसे टूट पड़े जैसे खून की गंध पाकर शार्क्स झुंड बना ले। हर कोई चाहता था कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव हेडलाइन उसी के पास जाए। जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में टॉपिक आया, आखिर माही और मशहूर सिंगर रणवीर ओबेरॉय का रिश्ता क्या है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने वाले प्लेटफॉर्म के स्टाफ ने हंसते हुए कहा, ये माही तो इंडस्ट्री की लाडली बन गई है, हर हफ्ते ट्रेंडिंग में पहुंच जाती है। दूसरे ने हंसते हुए जोड़ा, तीसरी बार है इस महीने। और नेटिजन्स के कमेंट्स पढ़ने लगा। असल में शो शुरू होने से पहले माही और रणवीर पर ऐसे ही कई चर्चे हो चुके थे। लोगों को लगता था कि माही रणवीर का इस्तेमाल कर रही है ताकि ओबेरॉय परिवार के जरिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पा सके। लेकिन जब से रियलिटी शो शुरू हुआ, नेटिजन्स ने देखा कि माही का रवैया रणवीर के लिए बिल्कुल अलग है। वो न सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कई बार उसका मजाक भी उड़ा देती और नजरअंदाज कर देती। उल्टा रणवीर ही बार बार माही से बात करने की कोशिश करता, जैसे उसे रोज उससे डांट खाए बिना चैन नहीं मिलता। यानी शो के बाद से लोगों की पुरानी धारणाएं हिल चुकी थी। अब ये नया टॉपिक आते ही नेटिजन्स ने अपनी राय पूरी तरह पलट दी और उनके रिश्ते पर दोबारा चर्चा शुरू कर दी। उधर करण ओबेरॉय ने पहले तो तय किया था कि अब माही को बदनाम नहीं करेगा, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल सही समय पर सामने आया था। तो उसने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, एक पेड आर्मी तैयार करो, माही और रणवीर के रिश्ते पर नया नैरेटिव फैलाना है। कुछ ही देर में इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल हो गया। असल में माही रणवीर की कजिन है। पोस्ट में लिखा था, माही की असली पहचान रणवीर ओबेरॉय की कजिन के रूप में है। दोनों का आपस में अच्छा रिश्ता था। माही को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रणवीर की मदद से ही एंट्री मिली। शुरू में रणवीर ने उसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दिलाए, लेकिन धीरे धीरे माही बड़ी बड़ी फिल्मों और टॉप लेवल प्रोजेक्ट्स की डिमांड करने लगी। रणवीर ने जब ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट ठुकरा दी तो माही ने अपने कजिन से ही दूरी बना ली। और क्योंकि रणवीर हमेशा अपनी बहन नताशा को ज्यादा महत्व देता था, इसीलिए माही ने वैरायटी शो में नताशा को टारगेट किया। ये फेक रिव्यूज इतनी सफाई से लिखे गए थे कि झूठ भी सच जैसा लगने लगा। कई फर्जी उदाहरण भी डाले गए, जिससे बहुत से नेटिजन्स ने मान लिया कि माही और रणवीर वाकई कजिन्स हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ओह तो ये रिश्ता है। कजिन की मदद लेकर इंडस्ट्री में आना अलग बात है, लेकिन फिर उसी का नुकसान करना। अगर रणवीर की मदद ना होती तो माही इंडस्ट्री में आती ही कैसे? मुझे शुरू से शक था। असल में ये दोनों कजिन्स हैं। मतलब माही ने सिर्फ इसलिए नताशा को टारगेट किया क्योंकि रणवीर ने उसे रिसोर्सेज नहीं दिए। कितनी छोटी सोच है।